2026 में एक मेजर क्रैश आ सकता है और इवन करंट मार्केट के अंदर भी एक क्रैश चल रहा है। वो मार्केट है करेंसी मार्केट, जहां पे आईएनआर इतना गिर चुका है कि आरबीआई को आकर के उसको बचाना पड़ा, बिलियन ऑफ डॉलर्स बेचने पड़े। उसके बावजूद आईएनआर संभलने का नाम नहीं ले रहा है। सो चाहे हमारे फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे हो, बाजार में क्यों क्रैश आ सकता है 2026 के अंदर, आज समझेंगे इस बात को। और अगर इस रिस्क को खत्म नहीं किया गया तो एक मेजर करेक्शन आने की पूरी उम्मीद है और स्मॉल कैप हो सकता है 20 से 30% तक गिर जाए। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। आज इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ये आर्टिकल काफी वायरल हो रहा है, जहां पे आरबीआई ने अप्रॉक्सीमेटली 30 बिलियन डॉलर तक मार्केट में स्पेंड करा है ताकि जो रुपी है उसको बचाया जा सके। और 5 दिसंबर को जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो है 678 बिलियन डॉलर, जो कि नॉर्मली 703 बिलियन डॉलर होना चाहिए था। तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा गिर चुका है। तो बेसिकली आरबीआई अपने रिजर्व को क्यों बेच रहा है? अगर हम देखें तो आरबीआई ने 18 बिलियन डॉलर्स फॉरेक्स मार्केट में जून से सितंबर के बीच में बेचे हैं, 10 बिलियन डॉलर अक्टूबर 2025 में बेचे हैं और ओवरऑल ये 30 बिलियन डॉलर तक जा सकता है, जहां पे जो रिजर्व है वो डिक्लाइन है बाय 15 बिलियन डॉलर। और जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है वो मंथ ऑन मंथ लेवल पे काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई दबा करके क्यों बेच रहा है? और जो रुपी एक टाइम पे $1 इक्वल टू 91 रुपी तक पहुंच गया था, आज की डेट में 89 पे कैसे आया? अगर आप देखोगे तो दुनिया के अंदर दो मेजर चीजें होती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर हम देखें तो रिसेंटली जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो भी मेजर तरीके से हैम्पर हुए हैं, जिस वजह से हम डॉलर नहीं कमा पा रहे। इसी के साथ साथ जो आरबीआई है वो हमारे रुपया को बचाने के लिए अपनी रिजर्व करेंसी को इस तरीके से समझ सकते हो, ये आपकी एफडी है, जब जरूरत पड़ेगी तब हम निकालेंगे, उस तरीके से होता है। नॉर्मली 700 टू 800 बिलियन डॉलर के आसपास हम अपना फॉरेक्स रिजर्व लगते हैं यूएस डॉलर के अंदर, लेकिन इस समय पे सिग्निफिकेंटली लेस होता जा रहा है। मतलब जो आपकी सेविंग है वो दबा करके खत्म होती जा रही है, क्योंकि आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे। और अगर इसी तरीके से पैसा निकलता रहा तो आप सोच सकते हो कि जो हमारी रिजर्व है वो ऑल टाइम लो के आसपास आ सकते हैं। अब जो आईएनआर है ये फॉल क्यों हो रहा है और इससे एक्चुअली हमें फर्क क्या पड़ता है और इसका इंपैक्ट 2026 में कैसे आएगा? अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। एक बहुत अच्छा आर्टिकल यहां पर है कि इंडियन रुपी गिरता क्यों जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट, इवन जो फंडामेंटल्स है हमारे वो लगातार बढ़िया है। और इसके पीछे 3 मेन रीजन है। सबसे पहली चीज आरबीआई का एक्शन जो मैंने अभी आपको समझाया, दूसरा एफपीआई फ्लो और तीसरा है ग्लोबल ट्रेड। अगर आप देखोगे जो एफपीआई का सेल ऑफ है वो 18 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट से इन्होंने पैसा निकाला, अपने शेयर्स को बेच करके, शेयर बेचे मतलब रुपया कमाया और रुपया को कन्वर्ट करा डॉलर में, और उसके बाद वो अपना पैसा इंडिया से बाहर ले गए, जिस वजह से जो रुपया है वो लगातार आपको लास्ट 1 से 1.5 साल से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। अब अगर इसी तरीके से जो एफपीआई है वो इंडिया से अपने पैसा निकालते रहेंगे तो जो हमारी रिजर्व करेंसी है वो खत्म होती रहेगी। इसी के साथ साथ अगर हम देखें जो हमारे फंडामेंटल्स है वो अच्छे हैं। फंडामेंटल्स क्यों अच्छे हैं? अगर हम अपने जीडीपी के नंबर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ऑल टाइम हाई के आसपास है। इसी के साथ साथ जो हमारी कंपनीज हैं अब धीरे धीरे करके उनके रेवेन्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन सारी पॉजिटिव चीजों के बाद जहां पे बाजार हमारा ऑल टाइम हाई हिट मारना चाहिए, 2026 के लिए एक मेजर इशू क्यों है? और इसका सिंपल आंसर आप खुद हो। सपोज करो आपके पास 1000 रुपए हैं और आपको यह पता है कि बाजार के अंदर ना अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा तहलका मच सकता है। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम करोगे जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसको हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट को हटाओगे और अपने पैसे को सेफ इन्वेस्टमेंट पे लेकर के जाओगे। और यही चीज एफपीआई के साथ हो रही है। रिसेंटली एक डेटा आया जहां पे बताया गया कि जो एफपीआई हैं वो इस समय पे डॉलर के अंदर भी अपना एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं बढ़ा रहे जितना एक्सपोजर उन्होंने गोल्ड और सिल्वर में बढ़ा लिया है, जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं। और जो बाजार है, चाहे वो यूएस का हो चाहे वो इंडिया का हो, यहां पे एक मेजर करेक्शन दिख रहा है। और इसी के साथ आता है सेकंड सबसे बड़ा इशू। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखोगे तो ये एक ग्रोइंग नेशन है। मतलब अभी के लिए हम एक छोटी मार्केट है, हम धीरे धीरे करके एमर्ज हो रहे हैं, इसलिए एमर्जिंग मार्केट हमें कहा जाता है। और इसी वजह से जहां पे हमारी मार्केट एमर्जिंग है, अगर हमें जो डोमिनेटिंग मार्केट है वही परेशान करने लगे
तो क्या होगा। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो यूएस के जो टैरिफ लगे हैं हमारे ऊपर 50% से, उसकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट है वो मेजर लेवल पर हैम्पर हुए हैं। अब कोई भी आर्टिकल ये नहीं कहेगा कि भाई इतना गिर गया उतना गिर गया, क्योंकि आपको भी पता है कितना ही ओपनली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन सच्चाई ये है इस समय पे कि बाजार के अंदर जो सेंटीमेंट है इंडियन मार्केट्स को लेकर के वो एक्चुअली अच्छा नहीं है। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है क्योंकि हमारी वैल्यूएशंस बढ़िया है लेकिन हाई हो चुकी हैं। अब आप एक चीज समझो कि एक ऐसी कंपनी एग्जांपल के तौर पे डी मार्ट, जो कि एक हाई ग्रोथ कंपनी है, जो लगातार अच्छे रेवेन्यूज दे रही है, लेकिन उसका जो एक्सपेंशन है वो स्लो हो गया। इस समय पे उस कंपनी को वैल्यूएशन हाई इस वजह से मिला था क्योंकि वो हाई ग्रोथ कर रही थी, लेकिन अगर एक्सपेंशन ही स्लो हो गया तो वैल्यूएशंस हाई हो जाएंगे। देखा जाएगा कि जो डी मार्ट है वो 100 के पीई पे तो ट्रेड करता है, आज 85 पे मिल रहा है, लेकिन वो 100 के पीई पे सिर्फ इस वजह से ट्रेड कर पा रहा था क्योंकि वो जो बिजनेस है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। अब बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा मतलब वैल्यूएशन गिरेगी, और यही चीज इंडियन मार्केट के लिए हो रहा है। हमें वैल्यूएशन इसलिए मिल रहा था क्योंकि हम बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे, हमारे एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर लेवल पे बढ़ रहे थे, हमें एज ए इमर्जिंग नेशन देखा जा रहा था जो कि बीट करेगा चाइना को। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, यूएस और चाइना की डील हो जाती है तो इमर्जिंग नेशन जिसको एज अ ऑल्टरनेट देखा जा रहा था उसकी एक्चुअली जरूरत ही किसी है। अगर आपकी दोस्ती ऑलरेडी पावरफुल इंसान से हो चुकी है तो कम पावरफुल इंसान की आपको जरूरत क्या है, और यही चीज इंडिया को बैकफायर कर रही है। अगर आप रिसेंटली ट्रेड्स को देखोगे तो रशिया और इंडिया के बीच के अंदर जब पुतिन यहां पे आए थे कि हम कोई डील साइन कर लेते हैं, वहां पे कोई डील नहीं हुई, जिससे कहीं ना कहीं पुतिन की साइड एक नेगेटिव चीजें गई हैं, और यही चीज आपको पुतिन के रिसेंट स्टेटमेंट्स में दिखेंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन इससे क्या बेनिफिट इंडिया को हो रहा है? नहीं, इससे बेनिफिट हो रहा है चाइना को, क्योंकि जो चाइना है वो हमसे और ज्यादा पैसा कमा रहा है। अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखोगे तो हेडलाइन बहुत अच्छी है कि जो हमारे एक्सपोर्ट है वो 100% से बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट इतने कम है कि अगर वो 100% से भी बढ़ जाए तो आने वाले 15 से 20 साल लगेंगे हमें $100 बिलियन करने के लिए, और चाइना हमें ऑलरेडी $100 बिलियन से ज्यादा का सामान बेच रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट हमारा कम है, मतलब रिलेशन अच्छे करने से चाइना से हमारा एक्चुअली घाटा हुआ है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जहां से हम सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं यूएस से, वहां पे हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पे टैरिफ लग गए हैं, तो हम जहां पे एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा वही चीज हमारे लिए बैकफायर कर रही है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन जब मुझे पता है, आपको पता है, हम सबको पता है, तो क्या एफपीआई को नहीं पता होगा कि इनके एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे जिस वजह से वैल्यूएशन करेक्ट होगी, और यही चीज आपको बाजार में दिख रही है, जिस वजह से आईएनआर गिर रहा है, जिस वजह से जो हमारी ग्रोथ है एक्सपोर्ट वाली वो गिरती जा रही है। तीसरी चीज, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, और हमारी जो कंपनीज हैं वो एक्चुअली अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन फेस करेगी, और ये पूरी पूरी खिचड़ी बन सकती है 2026 के क्रैश के लिए। लेकिन एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो मार्केट है ना वो सबसे बढ़िया चीज है, वो सबसे पहले डिस्काउंट करता है। सो ये सारी की सारी सिचुएशन मार्केट के अंदर ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी हैं, जिस वजह से लास्ट एक साल में हमारे कुछ खास रेवेन्यूज नहीं बने। लेकिन अगर यहां पे जो आईएनआर है वो और ज्यादा गिरता है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर एक मेजर करेक्शन तब आएगा। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर जो सोच रहे हैं 2026 में बाजार क्रैश कर भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप देखोगे पास्ट में जितनी बार भी मेजर करेक्शंस आए हैं, जैसे कि 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन जहां पे बाजार 90% गिर गया था, ये यूएस के बाजार की बात हो रही है, उसके बावजूद अगले 10 से 15 साल में जो बाजार है वो रिकवर कर लेता है। सेकंड, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जहां पे वर्ल्ड मार्केट 50 to 60% गिर गई थी, लेकिन उसके बाद अगले 3 से 4 साल के अंदर वहां पे पूरी तरीके से रिकवरी आ गई थी। थर्ड मेजर करेक्शन कोविड, जहां पे ग्लोबल मार्केट 30 से 40% गिर गई थी, और रिकवरी आने में करीब करीब 1 से 2 साल लगा था ग्लोबल मार्केट को। इंडियन मार्केट ने लेस देन 1 ईयर के अंदर पूरी तरह से रिकवरी दिखा दी थी। और फोर्थ वर्स्ट करेक्शन आया था जापान के निकी में, जहां पे 80% के आसपास बाजार क्रैश कर गया था, लेकिन वो जीरो नहीं हुआ था। ये क्रैश जापान में 1990 में आया था। तो यहां पे एक चीज समझ आ जाती है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि बाजार में तबाही आ जाएगी, हमारा बाजार गिर जाएगा, ये चीज पास्ट में हो चुकी है,
और पास्ट में हम रिकवर कर चुके हैं। लेकिन एक क्रैश जो कि एक्चुअली डरा देता है वो है करेंसी का क्रैश। जो जिम्बाब्वे की करेंसी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट। अब इस सिचुएशन के अंदर कंपनीज जीरो नहीं हुई, मतलब स्टॉक मार्केट जीरो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो वहां की कंपनीज थी, स्टॉक मार्केट थी, वो वर्थलेस हो गई थी, मतलब उनकी कीमत पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी। सो अगर हमारी करेंसी गिरती रहती है और अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते नहीं हैं, अगर हमारी पॉलिसीज सही नहीं होती, तो इस सिचुएशन में एक मेजर करेक्शन आएगा जो शायद रिकवर ना कर पाए। ये होने के चांसेस 1% हैं, तो इसकी टेंशन हम ना लें तो ही अच्छा रहेगा। जापान के अंदर जैसे पॉलिसी खराब हुई उनके रूल्स की वजह से, उनके इन्फ्लेशंस की वजह से, अगर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिसी मेकर्स कोई गलत स्टेप ना उठाएं तो भी हम यहां से उसी तेजी से ग्रो कर सकते हैं जितनी तेजी से हम पास्ट में ग्रो करते हुए आए हैं। लेकिन हमारी पॉलिसीज खराब हुई, पॉल्यूशन और खराब हुआ, ऑलरेडी काफी खराब है, वाटर और खराब हुआ, ऑलरेडी इतना खराब है, तो इंडिया की जो टॉप टैलेंट है वो इंडिया छोड़ करके चला जाएगा। और जब ऐसा होगा, जो कि ऑलरेडी हो रहा है, इसको और एस्केलेशन मिल सकती है, तो इस सिचुएशन में इंडिया के हाल थोड़े से बुरे हो सकते हैं। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि अगले 3 से 4 साल इंडिया के लिए एक्चुअली कैसे रहते हैं। लेकिन क्या सारी बैड न्यूज है? नहीं। अगर आप देखोगे जो आरबीआई है जिसने काफी सारा गोल्ड खरीदा, उसने हमारे रिजर्व को बचा करके रखा है। रिसेंटली गोल्ड प्राइस के अंदर जिस हिसाब से ग्रोथ दिखी है, हमारे रिजर्व में एक्स्ट्रा अल्फा उसने ऐड किया। इसी वजह से जहां पे डॉलर हम कम कमा पाए, हमने काफी सारा डॉलर बेचा ताकि हम आईएनआर को बचा पाए, गोल्ड ने हमारे रिजर्व को बचाया। इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि जो गोल्ड है वो आने वाले टाइम पे सिग्निफिकेंट रोल आजमाने वाला है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। दुनिया में भी अगर डॉलर बंद हो जाता है 3 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर भी, तो भी जो गोल्ड है वो एक सेफ हेवन बन जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करूं या स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करूं, तो आप ये मान करके चलो आने वाले 2026 में यहां पे कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता हुआ शायद ना दिखे। अगर चीजें सही हो जाएंगी तो हो सकता है बहुत अच्छी रिकवरी दिखे, बट चांसेस इसके कम है। तो अगर हम यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 2026 के लिए स्मॉल कैप में, तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना एक अच्छा चांस हो सकता है एज पर करंट मार्केट सिचुएशन। अगर हमारी मार्केट सिचुएशन अच्छी होती है, एक ट्रेड डील मिल जाती है, हमारे पास टैक्सेस कम होते हैं, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, पॉल्यूशन खत्म हो जाता है, साफ पानी हो जाता है, तो इससे हमारे बाजार में एक मेजर इंपैक्ट आएगा और हो सकता है बाजार एक मेजर पुल बैक दिखाए और वापस से एक बुल रन की राह को छू ले। सो ये कुछ ऐसे मेजर पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। 2026 के लिए इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। स्मॉल कैप में 20 से 30% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट इतना ज्यादा नहीं है। और लार्ज कैप के अंदर मेरे हिसाब से पोजीशन बिल्ड करने का सही टाइम हो रहा है। स्मॉल कैप में भी पोजीशन बिल्ड करने का सही टाइम है अगर हम बात करें 3 साल, 5 साल, 10 साल की इन्वेस्टिंग की। लेकिन अगर उतना बड़ा टाइम होराइजन नहीं है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा दूर रहना बेहतर होगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो। अदरवाइज स्विंग के लिए भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छे लग रहे हैं डाउन ट्रेंड वाली मार्केट में इस समय पे। तो लोअर हाई लोअर लो बना रहे, तो लोअर हाई जब बनाए तब हमें बेचना है, लोअर लो जब बनाए तब हम खरीद सकते हैं। इस तरीके की स्ट्रैटेजी 2026 के लिए मेरे हिसाब से अच्छी काम कर सकती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये मेजर टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हो, ज्यादातर लोगों को बेसिक समझ ही नहीं है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।